एक गांव में मदन नाम का एक सेठ अपने बेटे के साथ रहता था। मदन की पत्नी का देहांत हो चुका था। वैसे तो मदन गांव के सबसे अमीर सेठों में से एक था, लेकिन उसका बेटा बलराम बौना था और यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन मदन अपने बलराम से कहा, बेटा बलराम, जाओ और जाकर मुंशी से हिसाब किताब करवा लो। इस महीने खेती का हिसाब किताब तुम्हें ही देखना है। बलराम बोला, नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। मदन ने पूछा, अरे बेटा, लेकिन तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें वहां जाने में क्या परेशानी है? बलराम बोला, पिताजी, मैं जब भी आपके कामकाज करने जाता हूँ तो सब मुझे अजीब तरह से घूरते हैं, आपस में एक दूसरे को इशारा करते हैं, फुसफुसाते हैं और मुझ पर हंसते भी हैं। आपके सारे मुनीम और मुंशी मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं बौना हूँ, इसीलिए मैं नहीं जाऊँगा। मदन ने अपने बेटे को समझाने का प्रयास किया, बेटा, ऐसे कब तक चलेगा? एक न एक दिन तो तुम्हें ही सब संभालना है। अगर तुम अभी से चीज़ों को नहीं सीखोगे तो मेरे बाद कैसे सब संभाल पाओगे? बलराम ने कहा, ओ सब मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन मैं दुनिया के सामने नहीं जाऊंगा। मैं घर पर ही ठीक हूँ। बाहर लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिताजी, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर बलराम वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। मदन बहुत अच्छे से समझता था कि उसका बेटा इतना परेशान क्यों है। मदन खुद से कहता, मैं अपने बेटे को कितना भी समझा लूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि गांव वाले उसे कितना तंग करते हैं। बात बात पर अगर किसी का मजाक उड़ाया जाएगा और वो भी उसके शरीर को लेकर, तो इंसान बाहर जाने से तो घबराएगा ही। लेकिन मैं अपने बेटे को ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ। आज मैं तो हूँ, परंतु कल मैं नहीं रहूँगा, तो ऐसे में मुझे अपने बेटे के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। मदन भी बहुत चिंतित रहता था अपने बेटे को लेकर। अब मदन यही सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पर उसका परम मित्र मनोहर आ जाता है और मदन से कहता है, अरे किस विचारों में डूबे हो भाई? मदन ने कहा, अरे मनोहर, आओ आओ, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही बलराम के बारे में सोच रहा था। मनोहर ने कहा, चलो तब तो एकदम ठीक मौके पर आया हूँ। मदन बोला, क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। मनोहर ने कहा, बलराम बेटे के लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। मदन बोला, क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मनोहर? हमेशा तो हम लोग सामने से रिश्ता लेकर जाते थे, लेकिन बलराम के छोटे कद के कारण हर कोई रिश्ता ठुकरा देता था। तो फिर यह कौन है जो अपनी बेटी का रिश्ता लाया है? मनोहर बोला, बेटी का नहीं, बहन का। मेरे जान पहचान में एक आदमी है, उसके माता पिता नहीं हैं, बस एक बहन है, लेकिन उसकी पत्नी दिन रात उसकी बहन के साथ बुरा सलूक करती है। तंग आकर वह उसकी शादी कर देना चाहता है ताकि हमसे कम से कम ससुराल में वह चैन से रह सके। अच्छा, तो यह बात है। लड़की बहुत सुशील है, बहुत समझदार भी है, अपने बलराम बेटे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। लेकिन क्या उन लोगों को बलराम के बोने के बारे में पता है? हाँ हाँ, सब पता है। उन्हें यह रिश्ता मंजूर है। बेचारा गरीब आदमी है, उसकी बहन का घर बस जाएगा और तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी भी संवर जाएगी। तो फिर ठीक है, मैं आज ही बलराम से बात करके तुम्हें बता दूंगा। इसमें बात क्या करनी है भाई? देखो, रोज़ रोज़ ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। अगर तुम हाँ करो तो मैं आज ही बात पक्की कर दूं। अच्छा मनोहर, ठीक जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। तुम भी तो बलराम को अपने बेटे जैसे ही मानते हो, और वैसे भी मुझे अब बलराम के लिए एक जीवन साथी तो ढूंढना ही है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जीते जी बलराम को एक अच्छी पत्नी मिल जाए, बस मेरी यही इच्छा है। इतनी जल्दी हो सके तुम बलराम की शादी करवा दो ताकि मेरी चिंता कुछ कम हो जाए। मनोहर ने कहा, अब तुम बलराम की चिंता करना छोड़ ही दो, मैं जल्दी ही बलराम की शादी करवा दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मनोहर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। मदन रात को सोने के समय अपने बेटे से शादी की बात करता है। उसकी बात सुनकर बलराम को कुछ खास खुशी नहीं होती है। मदन फिर पूछता है, क्या बात है बेटा, तुम कुछ खुश नज़र नहीं आ रहे हो? बलराम बोला, पता नहीं पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मदन ने कहा, क्या हुआ? क्या ठीक नहीं लग रहा? बलराम बोला,
पिताजी, कोई लड़की अपनी मर्जी से मुझे जैसे बौने इंसान से भला क्यों करेगी शादी? यह लड़की भी मजबूर है, इसीलिए तो शादी कर रही है ना। शायद वह मुझे कभी पसंद नहीं करेगी, बस अपनी मजबूरी के कारण मेरे साथ रहेगी। मदन बोला, बेटा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हें ज़रूर पसंद करेगी। मैं समझता हूँ कि समाज के व्यवहार के कारण तुम बहुत ही नकारात्मक हो गए हो, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। बलराम ने कहा, जी पिताजी, तुम उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। बलराम और उसके पिता को आने वाली बहू से बहुत उम्मीदें थी। फिर कुछ ही दिन बाद बलराम की शादी सुलोचना नाम की लड़की से हो जाती है। सुलोचना सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की थी, लेकिन बलराम को उससे बात करने में बहुत संकोच होता था। एक दिन मदन ने सुलोचना से कहा, देखो बेटी, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर में रहना। अब से बलराम की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलोचना ने कहा, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं पिताजी? बेटी बलराम बहुत भोला है, उसके बौनेपन के कारण सबने हमेशा उसका मजाक उड़ाया है, इसीलिए वह ज़्यादा दुनियादारी सीख नहीं पाया। मुझे बस इस बात का सुकून है कि अब तुम उसके जीवन में आ गई हो। तुम बहुत होशियार हो, अब तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। सुलोचना बोली, पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। लेकिन पिताजी, वो मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, आप उन्हें समझाइए ना कि वह मुझसे बात क्या करे। मदन ने कहा, ठीक है बेटी, मैं उसे समझाऊंगा। बेटी बलराम दरअसल अपनी माँ के बहुत करीब था। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद कभी कोई उसके दिल का हाल जान ही नहीं पाया, शायद मैं भी नहीं। वह सब कुछ अपने अंदर ही रखता है। कोई बात नहीं पिताजी, अब मैं आ गई हूँ ना, इसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लूँगी। अच्छा यह बताइए, बलराम जी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? उसे हलवा पूरी बहुत पसंद है। लेकिन बेटी, तुम यह क्यों नहीं पूछ रही हो? पिताजी, क्योंकि अब मैं अपने और उनके रिश्ते की शुरुआत मीठे हलवे और पूरी से ही करूँगी। सुलोचना की बात सुनकर मदन बहुत खुश होता है। मदन अब एक बात से निश्चित था कि उसे सुलोचना जैसी बहू के रूप में बेटी मिली है और वो उसके बेटे को संभाल लेगी। अगले ही दिन सुलोचना बलराम के लिए हलवा पूरी बनाती है और बलराम के लिए जाती है। सुनिए जी, यह लीजिए, आपके लिए हलवा पूरी बनाई है। बलराम हलवा पूरी का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाता है और कहता है, क्या हलवा पूरी? अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुलोचना। सुलोचना बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर आप मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? यह तो मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूँ। बलराम ने कहा, वैसे तुम्हें कैसे पता कि मुझे हलवा पूरी पसंद है? हाँ ज़रूर, पिताजी ने बताया होगा, है ना? सुलोचना बोली, जी हाँ, उन्होंने ही बताया है। वैसे आपने मुझे धन्यवाद कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करती ही रहूँगी, तो क्या आप मुझे हर बात पर धन्यवाद कहेंगे? बलराम यह सुनकर एकदम चुप हो जाता है। सुलोचना को उसकी चुप्पी देखकर कुछ अजीब सा लगता है। क्या हुआ बलराम जी, आप एकदम चुप क्यों हो गए? आपके दिल में कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी सुख दुख की साथी हूँ। बलराम ने कहा, दरअसल मैं सुलोचना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे यह बात कैसे कहूँ। दरअसल अभी तक मैंने कभी किसी से खुल के बात ही नहीं की। मेरे बौनेपन के कारण कोई भी मेरा दोस्त नहीं बन सका। पिताजी का इतना नाम है, फिर भी लोगों ने सिर्फ उनका ही सम्मान किया। मुझे हमेशा मजाक और अपमान सहना पड़ा। ऐसे में तुम्हारा मुझसे इतने सम्मान और प्यार से बात करना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। सुलोचना बोली, क्या बस इतनी सी बात आपको परेशान कर रही है? देखिए, आप लंबे नहीं हैं, इस बात से आपके स्वभाव या आपके मन का कोई लेना देना नहीं, और मैं आपको आपके मन के स्वभाव से जानना चाहती हूँ। सुलोचना की बातें सुनकर बलराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे बहुत खुशी है सुलोचना कि तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। शायद अब मेरे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकेगी।
मैं अपनी माँ के गुजर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता हूँ। आज पहली बार मुझे किसी से बात करके उतना ही अच्छा लगा जितना माँ के साथ लगता था। सुलोचना बोली, मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हुई बलराम जी कि अच्छा, अब आप जल्दी से हलवा पूरी खा लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। बलराम ने कहा, हाँ ज़रूर, तुम भी तो खाओ सुलोचना। और इसी तरह से बलराम ने खुशी खुशी अपना नया जीवन साथ में बिताना शुरू किया। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन की न थी। कुछ ही दिनों में मदन का स्वर्गवास हो जाता है। इस हादसे को बलराम सह नहीं पाता है। उसे सदमा लगता है क्योंकि उसके पिता के अलावा अब उसका दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। इस दुख की घड़ी में सुलोचना ने उसे बहुत संभाला। एक दिन जब बलराम अकेले आंगन में बैठा हुआ था तब सुलोचना उसके पास आकर कहती है, बलराम जी, मुझे मालूम है यह सही समय नहीं है इस बात के लिए, लेकिन अब आपको पिताजी की जगह पर सारे काम संभालने पड़ेंगे। सुलोचना की बात सुनकर बलराम चौंक जाता है। वह घबराते हुए कहता है, क्या? मैं नहीं सुलोचना, यह सब मेरे बस की नहीं। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे बौना बौना कहेंगे, मेरी बात भी क्यों सुनेंगे, मैं बौना जो हूँ। सुलोचना बोली, लेकिन अब आप ही इस घर के और कारोबार के मालिक हैं, तो आज नहीं तो कल सब कुछ आप ही को संभालना होगा, इसलिए देर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सुलोचना, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। बलराम और सुलोचना आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर मदन के मुंशी जी और एक खास आदमी रमेश आ जाते हैं और सुलोचना से कहते हैं, हाँ बहू रानी, छोटे मालिक एकदम ठीक कर रहे हैं। इन्होंने कभी भी कामकाज नहीं संभाला तो फिर आखिर यह कैसे सब कुछ अचानक से करेंगे। इससे अच्छा तो यह रहेगा कि मैं और मुंशी जी काम संभाल ले, फिर जब छोटे मालिक को ठीक लगेगा तब वह आ जाएंगे और काम संभाल लेंगे। तभी बलराम बोलता है, हाँ तुम सही कहते हो, यही ठीक रहेगा। सुलोचना बोली, बिल्कुल नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, यह काम आपका है बलराम जी, इसलिए आपको ही देखना पड़ेगा। बलराम बोला, नहीं सुलोचना, मैंने कहा ना, मुझसे यह सब नहीं होगा। इतना बोलकर बलराम गुस्से से वहाँ से उठकर चला जाता है। सुलोचना भी उसके पीछे जाती है। उनके जाने के बाद मुंशी और रमेश आपस में बात करते हैं। कब से मदन के मरने का इंतजार था हमें, आखिरकार जब वह इतने सालों के बाद ऊपर गया तो यह उसकी चालाक बहू हमें अपना काम नहीं करने दे रही। हाँ देखो तो कैसे बीच में टांग लड़ा रही है। अरे यह बौना भला सब काम संभालेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मक्खियाँ मारेंगे क्या? ऐसे तो सारे के किराए पर पानी भी फिर जाएगा। अगर इस सुलोचना ने इस बौने में आत्मविश्वास जगा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? फिर नहीं, इतनी आसानी से नहीं, मैं इस बौने को मालिक नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुंशी और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर अगले ही दिन वह दोनों फिर से आते हैं और इस बारे में दोनों एक नए षड्यंत्र के साथ आए थे। बलराम ने उन्हें देखकर बोला, बोलिए क्या बात है, आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? मुंशी ने कहा, छोटे मालिक, वो हम दोनों ने सोचा कि आपकी थोड़ी मदद कर दे। वो क्या है ना, जब तक आप काम के लिए तैयार नहीं है तब तक क्यों ना आप सुलोचना बहू को काम संभालने दें। रमेश बोला, हाँ जी, बहू इतनी समझदार है ना, हमें विश्वास है कि वह सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। सुलोचना और बलराम दोनों यह बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। सुलोचना समझदार थी, इसलिए वह तुरंत समझ जाती है कि वह मुंशी और रमेश की चाल है। वह दोनों चाहते हैं कि सुलोचना और बलराम के बीच में भेद हो जाए, इसीलिए वह तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, इसकी भला क्या ज़रूरत है, बलराम जी के होते हुए मैं कोई काम क्यों संभालूं? मुंशी ने कहा, लेकिन बहू रानी, अभी तक छोटे मालिक ने कभी कोई काम नहीं किया है, तो अचानक से कैसे कर पाएंगे? सुलोचना बोली, बलराम जी ने अभी तक कोई काम नहीं किया क्योंकि पिताजी सब संभाल रहे थे। बड़ों के होते हुए बच्चे भला जिम्मेदारी लेते हैं क्या? लेकिन अब सब समझ आ गया, वह सब देख लेंगे, इसीलिए आप लोग निश्चित हो जाइए और वापस काम पर जाइए।
सुलोचना की बात सुनकर मुंशी और रमेश वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बलराम ने कहा, अच्छा तो सुलोचना, तुमने ठान लिया है कि मैं पिताजी का काम संभालूं? सुलोचना ने कहा, जी बिल्कुल, यह लीजिए, यह रहा साल भर का हिसाब किताब और लेखा जोखा है। इसमें आपको हिसाब किताब समझने में आसानी होगी। सुलोचना बलराम को काम बताकर दूसरे कमरे में चली जाती है। रसोई में जाकर सुलोचना सोचने लगती है, यह मुंशी और रमेश तो बहुत ही चालू आदमी है। इन्होंने मेरे और बलराम जी के बीच में झगड़ा कराने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि इन दोनों में बहुत ही सावधान होकर रहना पड़ेगा। फिर अगले दिन मुंशी फिर से आता है, लेकिन इस बार बलराम ने में पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास था, क्योंकि सुलोचना उसके पीछे खड़ी होकर हिम्मत दे रही थी। बलराम ने मुंशी से कहा, जी कहिए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? मुंशी बोला, वो छोटे मालिक, अब जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आप सब कुछ देखेंगे तो फिर काम शुरू करते हैं। बलराम बोला, जी बिल्कुल। मुंशी ने कहा, दरअसल आपके पिताजी एक बड़े ही नेक दिल इंसान थे। उन्होंने गांव के लोगों की बहुत तरीके से मदद की है। बलराम बोला, हाँ ये आपने बिल्कुल ठीक कहा मुंशी जी बोला, छोटे मालिक, अब आप भी उनकी इस प्रथा को आगे बढ़ाइए। मेरे पास कुछ बेबस और परेशान लोग आए थे। उन्हें डर था कि शायद अब उनका सहारा कोई नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप उनकी मदद ज़रूर करेंगे। बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। बलराम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ज़रूर उनकी मदद करूँगा। जी बहुत अच्छे से। तो उन्हें कुछ धन की ज़रूरत है, आप उन्हें दे दीजिए। आपके पिताजी ने कभी भी किसी ज़रूरतमंद को पैसे देते वक्त उनसे ब्याज की मांग नहीं की, इसीलिए लोग बिना किसी संकोच के उनसे मदद लेने आते थे। अच्छा ठीक है, अगर पिताजी ने ब्याज नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूँगा। मैं भी बिना ब्याज के ही लोगों को पैसा उधार दे दिया करूँगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं कल उन लोगों को लेकर आऊँगा। छोटे मालिक, लेकिन बलराम कुछ कह पाता उससे पहले ही सुलोचना आ जाती है और वह यह सब सुन लेती है। वह मुंशी को टोकते हुए कहती है, मुंशी जी आप यह क्या कर रहे हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि बिना ब्याज के कहीं पर पैसे उधार पर मिलते हैं। सुलोचना की बात सुनकर मुंशी कुछ लड़खड़ाते हुए बोला, जी मिलते तो नहीं हैं, पर बड़े मालिक देते थे। उनका दिल बहुत बड़ा था, इसीलिए अपनी उदारता का परिचय देते हुए वह ब्याज के बिना ही पैसे दे देते थे। सुलोचना ने फिर कहा, लेकिन मुंशी जी ऐसा करना तो सही नहीं होगा ना। मुंशी फिर सुलोचना और बलराम के बीच में मतभेद लाने की कोशिश करता है। तो ठीक है, जैसा आप बोले बहुरानी, मैं सबको मना कर देता हूँ और बता देता हूँ कि पैसे ब्याज पर ही मिलेंगे। इतना बोलकर मुंशी जाने लगा, लेकिन बलराम उसे रोक दे लेता है। नहीं मुंशी जी, रुक जाइए, हम बिना ब्याज के ही पैसे देंगे, जैसे हमारे पिताजी करते थे, हम भी वैसे ही करेंगे। बलराम की बात सुनकर मुंशी मन ही मन खुश होते हुए कहता है, छोटे मालिक जी, लेकिन बहू रानी तो कह रही थी कि मुंशी जी की बात काटते हुए। बलराम बोला, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए यहाँ से और कल शाम को आपको लेकर आ जाना। मुंशी जी का इरादा पूरा हुआ और वह खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन सुलोचना को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह बलराम से कहती है, बलराम जी मुझे आपका आज का फैसला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बलराम ने कहा, सुलोचना अब जब तुमने मुझ पर औरों से ज़्यादा विश्वास दिखाया है तो फिर तुम मेरे पहले ही फैसले पर शक क्यों कर रही हो? सुलोचना बोली, ऐसी बात नहीं है बलराम जी, लेकिन मेरा दिल इस फैसले के लिए गवाही नहीं दे रहा है। बलराम ने कहा, ठीक है सुलोचना, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं मुंशी जी से मना कर दूंगा। अब जब तुम्हें ही मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे खुद भी कैसे होगा? इतना बोलकर बलराम चुप हो जाता है। सुलोचना समझ जाती है कि बलराम बहुत भोला है और उसे मुंशी के इरादे के बारे में समझाना व्यर्थ है, इसीलिए वो कहती है, ठीक है, आप उन्हें पैसे देने से मत करिए। एक काम करिए, उन्हें कल सुबह सुबह यही बुला लीजिए,
फिर उन्हें पैसे दे दीजिएगा। यह सुनकर बलराम खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं कल सुबह ही मुंशी को बुला लूँगा। अगले दिन मुंशी अपने साथ सबको लेकर आता है और बलराम से कहता है मालिक, यह सब लोग हैं जिन्हें सहायता चाहिए, आप इन्हें पैसे दे दीजिए। जी ज़रूर। पैसे लेने आए हुए लोगों में से एक आदमी ने कहा, आप बड़े दयालु हो मालिक, आपने इस मुसीबत के समय में हमारे ऊपर बड़ी दया की है। बिना ब्याज के पूरे गांव में कोई भी कर्जा नहीं देता है, लेकिन आप देकर हमारे लिए महान हो गए। उस आदमी की बात सुनकर सुलोचना कहती है, जी महान तो यह है कि, लेकिन पहले ज़रा आप यह बताइए कि आप लोगों को कर्जा किस लिए चाहिए, ज़रा हमें भी तो पता चले। वह आदमी बोला, जी दरअसल मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके लिए इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, इसीलिए आपसे पैसे उधार लेने आए हैं। सुलोचना ने क्या बाकी सभी से कहा, अच्छा ठीक है, और आप लोग आपकी क्या क्या मजबूरियां हैं, ज़रा विस्तार से समझाइए। जी मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होगा। दूसरे आदमी ने कहा, मुझे खेती के लिए बीज और कीटनाशक खरीदना है। पिछले 2 साल से मेरा खेत खाली पड़ा है, पैसों की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आप मुझे पैसे दे देंगी तो आपका बड़ा एहसान होगा, और जैसे ही मेरी फसल कटेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सुलोचना ने कहा, आप सबकी बात सुनने से ही मालूम होता है कि आप सबकी ज़रूरत काफ़ी बड़ी है। ठीक है, हम आप सबको पैसे दे देंगे, वो भी बिना ब्याज के, लेकिन आपको बदले में कुछ न कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सुलोचना की बात सुनकर बलराम, मुंशी और वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह जाते हैं। बलराम ने सुलोचना से कहा, ये तुम क्या कह रही हो सुलोचना, लेकिन ये लोग भला क्या गिरवी रखेंगे? मुंशी बोला, छोटी बहू यह सब बात मजबूर और गरीब है, तभी वहाँ पर आपसे मदद मांगने आए हैं। सुलोचना ने कहा, हाँ यह तो आपने एकदम ठीक कहा है, और इसलिए हम इनकी मदद करने को तैयार भी है, और वह भी बिना ब्याज के। अब इन्हें भी हम पर विश्वास करना चाहिए। जैसे ही ये लोग हमारे पैसे लौटाएंगे, हम इनकी गिरवी रखी चीज़ इन्हें वापस कर देंगे। बलराम बोला, सुलोचना यह लोग बहुत गरीब है, फिर यह गिरवी कैसे रखेंगे? सुलोचना बोली, आखिर यह सब लोग राह तो अपने अपने घरों में ही रहे, तो यह अपना घर गिरवी रख सकते हैं। सुलोचना की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। क्या घर? मगर कैसे? घर कैसे दे सकते हैं हम? सुलोचना ने कहा, क्यों भाई, हम आप पर विश्वास करके आपको इतना धन दे सकते हैं, मगर आपको हम पर विश्वास नहीं है। आपका घर हमारे पास एकदम सुरक्षित रहेंगे। अरे नहीं नहीं, हम अपना घर गिरवी नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, हमें आपके पैसे चाहिए। हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। मुंशी उन लोगों को रोकने के लिए कोशिश करता है। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? उन लोगों ने कहा, नहीं मुंशी जी, आपने बस इतना कहा था कि उधारी पर पैसे मिलेंगे, लेकिन उसके बदले में अपना घर देना पड़ेगा, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। हाँ आप, और क्या हमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है पैसों की? आपने ही कहा था मुंशी जी की बिना ब्याज के पैसे दिलवा दूंगा, बदले में कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो तो हमें मंजूर था, लेकिन यह घर गिरवी रखने की बात तो हमें नहीं बताई गई। सुलोचना और बलराम ये सुनकर चौंक जाते हैं। बलराम गुस्से में बोला, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मुंशी जी, क्या ये सच है? मुंशी जी कांपते हुए आवाज़ में बलराम से बोला, जी नहीं, यह सब झूठ बोल रहे हैं। बलराम ने कहा, तुम सब जाओ यहाँ से, और मुंशी जी कल से आपको काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें अब आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बलराम की बात सुनकर मुंशी का मुंह लटक जाता है, लेकिन गलत होने के कारण वो कुछ बोल भी नहीं सकता, और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बलराम सुलोचना से कहता है, सुलोचना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुंशी जी ने ऐसा किया। ये इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे थे, और उन्होंने ही ऐसे धोखा दिया। न जाने उन्होंने और कितनी बार हमें धोखा दिया होगा।
सुलोचना बोली, बलराम जी बस कीजिए, आप इतना मत सोचिए और परेशान होना भी बंद करिए। जो होना था वो तो हो गया, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब किसी विश्वसनीय को ही हम काम पर रखेंगे। वो सब तो ठीक है सुलोचना, मगर तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि मुंशी की नीयत में खोट है, और वो घर गिरवी रखने वाली बात, उसके पीछे क्या माजरा था? सुलोचना बोली, जी वो तो हम मुंशी जी उन लोगों को पैसे दिलवाने के लिए इतना जिद कर रहे थे, तभी मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए मैंने यह वाली योजना बनाई। मुझे पता था कि जिसे सच में पैसों की ज़रूरत होगी वह ब्याज कम हो या ज़्यादा पैसे ले ही लेगा, और अगर उसे बिना ब्याज के पैसे मिल रहे हैं तो घर गिरवी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को असल में पैसों की ज़रूरत थी ही नहीं, यह तो बस मुंशी जी के कहने पर आए थे। बलराम ने कहा, वाह सुलोचना, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान और होशियार हो। आज तुम्हारी बुद्धिमान के कारण ही हमारा इतना नुकसान होने से बचा है। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है, तुम्हारे बिना मैं क्या करता। सुलोचना ने कहा, अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी में भला उपकार कैसा? हमारे बीच में तो बस विश्वास और प्रेम रहेगा। बलराम सुलोचना की बात सुनकर बहुत खुश होता है। उसे जीवन भर बौने होने के कारण कोई दोस्त या किसी का सच्चा प्रेम नहीं मिला था, पर अपनी पत्नी सुलोचना में उसे दोनों मिल गए। इसके बाद दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।